मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ तो मौलिक कर्तव्य उस दौरान संविधान में उल्लेखित नहीं थे। तो ये कब आए और कहाँ से ये लिए गए, कौन से देशों में ये लागू है और कौन से देशों में लागू नहीं है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को लेके आए। पहले कितने थे, फिर बाद में कितने हुए, और 2002 यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11 मौलिक कर्तव्य टोटल हमारे कहलाते हैं। तो आइए आज हम इनको पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। पहले तो हम चर्चा करते हैं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं। तो आप कहोगे पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं, यानी कि USSR से लिए गए हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन से वे लोकतांत्रिक देश हैं जिनमें मौलिक कर्तव्य लागू नहीं है, आप कहोगे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में ये लागू नहीं है, मौलिक कर्तव्य लागू नहीं है। और जापानी संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि आपने पढ़ा अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिर जर्मनी आदि देशों में ये इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जापानी संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में ये कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, और इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे कि ये 8 मौलिक कर्तव्य है और इनको संविधान में जोड़िए। अपना प्रस्ताव पेश किया, लेकिन संशोधन करने के बाद 10 मौलिक कर्तव्य लेके आए। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगर मैं स्वर्ण सिंह समिति की बात करूं तो उसमें 8 मौलिक कर्तव्य थे, और 8 में ये कर अदायगी यानी कि टैक्स पे करने का भी इसमें प्रावधान था, यानी कि मौलिक कर्तव्य ये भी जोड़ा गया था। तो लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें ये कर अदायगी मतलब पे टैक्स नहीं जोड़ा गया, यानी कि टैक्स पे नहीं जोड़ा गया। देखिए, ऐसी कहानी थी थोड़ी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, उस दौरान कांग्रेस पार्टी थी जो सत्ता में थी उस दौरान। तो इमरजेंसी लागू हुई 75 से 77 के बीच में। तो उसमें देखा गया, जब इमरजेंसी लागू हुई तो उन्होंने सोचा कि कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए देश में, यानी कि जैसे देश के संविधान का पालन होना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का पालन होना चाहिए, राष्ट्रगान का पालन होना चाहिए। तो इस तरह से, या आप कहोगे जैसे इनमें से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इस तरह से जब ये सोचे गए तो मौलिक कर्तव्य को लेके आए। और एक बात और सुनना कि जहां समाजवादी देश होगा, जहां समाजवादी देश में मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य को समान अवसर दिया गया है, मौलिक कर्तव्य को समान महत्व दिया गया है, ठीक, जहां समाजवादी देश होंगे। आइए तो हम इस पर चर्चा करते हैं। अब जो इस दौरान जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पहले हम 10 पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एक और पढ़ लेंगे 11वां, ठीक, उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1, संविधान का पालन करें। ये तो सबको ही करना भैया, संविधान का पालन तो सबको करना, चाहे कोई भी हो। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान
का आदर करना है। क्या बात है भाई, इसमें संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। ये बात समझ में आई। फिर आगे हम पढ़ते हैं दूसरा, जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन जो थे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। आजादी के समय में जो राष्ट्रीय आंदोलन थे को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, जो हमारे आदर्श थे, उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करना है। यह दूसरा मौलिक कर्तव्य था। तीसरा मौलिक कर्तव्य यह है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी कि उसको बनाए रखें, अक्षुण्ण रखें, यानी कि उसको बनाए रखें। देखो ध्यान रखना, याद करने का तरीका है, ये संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये तीन शब्द तीसरे में है। किसमें है? तीसरे में। तो मेन शब्द है संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये तीसरे में, तो याद रखना, तो तीसरे में ये शब्द हैं और नंबर वाइज से भी ये तीसरा नंबर ये है। आगे बढ़ते हैं इसमें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने, यानी कि बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आपको बुलाया जा भी सकता है देश की रक्षा के लिए, यानी कि देश की रक्षा करें, तो देश की रक्षा चारों ओर से होगी, चारों ओर से। तो ये चौथे नंबर पे। आगे हम पढ़ते हैं जो पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता का मतलब अपनापन। समरसता का मतलब क्या है? अपनापन। और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी कि अपनापन और भाईचारे का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग भी करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये कौन सा में था? पांचवें में। आगे बढ़ते हैं हमारी सामाजिक संस्कृति, और संस्कृति कैसी है? मिश्रित संस्कृति है। हमारी सामाजिक संस्कृति यानी कि मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसकी संस्कृति का महत्व समझना है और उसको परिरक्षण करना है, यानी कि उसको बनाए रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें प्राकृतिक इंपोर्टेंट, ये 7वें नंबर का इंपोर्टेंट है, तीसरे नंबर का इंपोर्टेंट है, ठीक, और चौथा भी इंपोर्टेंट है। आगे और भी इंपोर्टेंट बताऊंगा मैं। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, इनकी रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज आ गई? वन आ गया, झील आ गई, नदी आ गई, ठीक, और अन्य और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करना है और उसका संवर्धन करना है। क्या करना है? संवर्धन करना, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर पर आते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। कैसा हो? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद झलकना चाहिए, ठीक, ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान को बढ़ावा दो, फिर तथा सुधार की भावना का विकास करें। सुधार की भावना का विकास करें, ये क्या था? 8वां नंबर था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला हम पढ़ते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। बिल्कुल ठीक बात है, ये 9वें नंबर है। और हिंसा से दूर रहें।
हिंसा से दूर रहें, अहिंसा का पालन करें। यानी कि आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। यानी कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। यानी कि हमें व्यक्तिगत रूप से भी बढ़ना है और हमें सामूहिक रूप से भी बढ़ना है, तभी तो राष्ट्र का विकास हो सकता है। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2000 में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता, या चाहे तो माता पिता हो, चाहे संरक्षक हो, जो भी हो, ठीक, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी कि माता पिता हो या कोई भी संरक्षक हो, संरक्षक अभिभावक माता पिता को ही बोलते हैं। अगर माता पिता भी ना हो या किसी की देख रेख में हो तो 6 से 14 साल के बच्चे, ठीक आप कहोगे, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक छोटा एक बच्चा है, इधर आना, ये लड़का है, इसका नाम है लक्की, और ये यहीं रहता है और मेरी सहायता भी करता है। वीडियो शूट करने के बाद ये सेटिंग करता है और मेरा पढ़ाने का काम होता है, सारे काम ये लक्की करता है। लेकिन मैं इसको एक पढ़ाने का भी काम करता हूँ, और जब मैं फ्री होता तो ये अपना होमवर्क यहीं बैठ के करता है। तो यानी कि एक अभिभावक के रूप में मैं शिक्षा का अवसर प्रदान इस लड़के को देना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी उम्र 6 से 14 वर्ष। कितनी उम्र है तुम्हारी? 11 साल। 11 साल का। यानी कि इसको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसका काम केवल यहाँ से आधे घंटे का काम होता है ना, कम से कम आधे घंटे का काम होता है, फिर उसके बाद ये फ्री होता है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।